स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख रहे थे, बराबर है ये बात। और देखो बच्चों, जो अब मैंने आपको कुछ एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बारे में बताया और कुछ एक मैंने आपको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बारे में अपने डिस्कस कर लिया है। और मैंने आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन के बारे में और हाइड्रोबोरेशन वाले रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैंने आपको अलग से बता दिया। आज अपन थोड़ा बहुत एक डिस्कशन और करते हैं कि जैसे मान लो जो काम एल्कीन कर सकता है वो काम एल्काइन भी कर सकता है ना। तो मैंने इसको आपको पहले एल्काइन को नहीं लिया साथ में, क्योंकि जो रिएक्शन एल्कीन करेगा उसी को आप रिलेट कर लो एल्काइन से, तो कोई बड़ा काम नहीं होगा, बराबर है। लेकिन जैसे देखो, अगर मान लो मैंने आपसे पूछा कि एल्कीन और एल्काइन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, कल को मान लो अपने कन्फ्यूज़न हो जाए दिमाग में, कभी एक ही काम करना है, या तो एल्कीन के ऊपर कर लो या एल्काइन पे कर लो। हमेशा याद रखना बच्चों, एल्कीन जो होता है वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा किससे? एल्काइन से। इज इट क्लियर? इस बात को लिख लो कि एल्कीन इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करना होता है तो उसका डबल बॉन्ड पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, कि वो तो टूटने के लिए तैयार है, पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड होता है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसी रिएक्शन जो एल्कीन कर सकता है वो एल्काइन भी कर सकता है। तो चलो आज अपन थोड़ा सा इसको मैं आपको एल्कीन लिख के उसके पास में आपको मैं एल्काइन लिखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि दोनों रिएक्शनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे देखो, मान लो कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ एक, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने कोई एल्कीन लिया। क्लासिकल कार्बोकेटाइन से रिलेटेड जो मैंने बताई आपको रिएक्शन, वो कौन सी थी भाई? क्लासिकल कार्बोकेटाइन से तो ये बोलेंगे, एक तो HX वाली रिएक्शन थी, HX इन प्रेजेंस ऑफ H+, एक तो ये थी वेयर X नॉट इक्वल टू F था, ये वाली थी। एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, जैसे कि मान लो पानी के साथ रिएक्शन, H2O के साथ रिएक्शन, तो वो हो सकती है। या फिर आप कोई दूसरा नया न्यूक्लियोफाइल लेना चाहो तो वो ले सकते हो, है ना। एल्कोहल लेना चाहो तो एल्कोहल ले लो, मतलब एसिडिक मीडियम में कोई, जैसे मान लो मिथेनॉल ले लिया एसिडिक मीडियम में, एक मान लो इस टाइप से हो सकती है ना। ये जो थे वो सब क्लासिकल वाले थे। क्लासिकल में क्या होता था कि ये रियल में कार्बोकेटाइन बनता था, इस पे H+ यहाँ लग जाता था और यहाँ कार्बोकेटाइन तैयार होता था। यहाँ पे मान लो कार्बोकेटाइन तैयार हो गया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता था। और ये कार्बोकेटाइन पे फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। जैसे कि मान लो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल है X, तो इसमें X लग जाता था। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों? इसमें न्यूक्लियोफाइल है OH, तो OH लग जाएगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? OCH3, तो इसमें OCH3 लग गया। ये बात ठीक है। इन तीनों के बारे में अपन क्या बोलना चाहेंगे? तो इन तीनों के बारे में अपन ये बोलना चाहेंगे कि एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से होके जाते हैं, ये सभी में क्या बनता है? एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, रियल में कार्बोकेटाइन बनता है। और अगर कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका मतलब ये है कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी होता ही होगा, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल। इन सभी में क्या होता है? कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। और सभी के सभी जो होते हैं वो किसी पर मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जाके लगता है। फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक बात है। बाद में मैंने आपको 2 रिएक्शन ऐसी बताई जो नॉन क्लासिकल टाइप से थी, तो उनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो उनमें कौन सी थी? एक तो थी H2CCl4 वाली और एक थी HOX वाली, बराबर है। एक थी हेलोजिनेशन और एक है हाइपो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता था? तो इसमें ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होती थी। इसमें जो दोनों रिएक्शन है उसमें एक नॉन क्लासिकल टाइप से काम होता था, मतलब इस टाइप से लगा रहता था, है ना। वो कभी भी आपको प्योर कार्बोकेटाइन नहीं दे पाता था, तो आपको डबल बॉन्ड पे ही काम करना होता था। आप ऐसे नहीं कि कार्बोकेटाइन को कहीं दूसरी जगह लेके चले जाओ, ऐसी कोई वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होता था। और उसमें एंटी टाइप से एडिशन हो जाता था, याद है ये बात? ओके। इसमें क्या होता है भाई? तो इसमें ये बीच वाले पे तो क्या, इसमें बताओ रियल में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन होता था? X पॉजिटिव, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने OH को जोड़ दिया न्यूक्लियोफाइल को, और दूसरे वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया, ऐसे करता था मैं।
ये दोनों की दोनों जो रिएक्शन थी ये कौन किस टाइप के कार्बोकेटाइन बनाता था, तो बोले ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करते थे। और इनकी खास बात ये थी कि इसमें कोई कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता था, नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल। और मार्कोनिकॉफ को तो ये भी फॉलो करते थे, मार्कोनिकॉफ को फॉलो करते थे। इज इट क्लियर? एकमात्र अपने पास एक रिएक्शन ऐसी थी जो एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू जाती थी, वैसे मैंने उसके साथ आपको क्लोरोफॉर्म वाली और CCl4 वाली भी बताई थी, है ना। वो कॉम्बिनेशन कौन सा था बच्चों? वो कॉम्बिनेशन सिर्फ HBr के साथ ही वैलिड है, अदरवाइज इसके साथ आप चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो वो नहीं चलेगा, है ना, HBr के साथ। तो इसके अंदर फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन जाती थी और एंटी मार्कोनिकॉफ आपको प्रोडक्ट मिलते थे। यहाँ पे आपको Br मिलता था लगा हुआ इधर साइड, है ना। तो ये जो रिएक्शन है वो एक फ्री रेडिकल के थ्रू जाती थी, ये फ्री रेडिकल के थ्रू, फ्री रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म होके जाती थी। और फॉलो ये क्या करता था? फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता था। बराबर है ये बात। उसके बाद में मैंने आपको दो रिएक्शन ऐसी बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनमें से एक रिएक्शन का नाम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एक का नाम था जैसे मान लो यहाँ पे लगाया मैंने, और इधर था NaBH4OH माइनस, है ना। इसका नाम क्या था? इसका नाम था बच्चों ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और एक मुझे और लिखनी है बच्चों, तो मैं उसको कहाँ लिखूँ? मैं इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ लिखा रहेगा B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF और H2O2, और यहाँ पे लिखा रहेगा OH माइनस। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये उसका नाम हो गया। और इस नीचे वाले रिएक्शन का नाम क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जो ये मैंने रिएक्शन लिखी है कौन सी है? OMDM। बताओ प्रोडक्ट बनाने का क्या तरीका? दोनों में एल्कोहल मिलता था, है ना, भी पानी ले रखा ना मैंने एल्कोहल। तो इसमें मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग इसमें तो क्या मिलेगा? CH3CHOH ऐसे करके, और उसमें क्या मिलेगा? CH3CH2CH2OH। और दोनों रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता था, है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में अपन को क्या लिखना चाहिए? तो बोलेंगे कोई कार्बोकेटाइन का इधर उधर भागना पॉसिबल नहीं, नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल। और आपको एल्कोहल मिलते थे, बट कैसे? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, है ना। एल्कोहल मिलेंगे बट अकॉर्डिंग टू एम के रूल के अकॉर्डिंग मिलता था। बराबर है। इसमें भी क्या सीन होता था? तो बोले इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता था, नो क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। इवन एल्कोहल मिलते थे इसमें भी, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो मैंने ये सब साथ में लिख दिया आपको ना, मैंने इतनी रिएक्शन तो पढ़ाई आपको 2 दिन में, HX के साथ, पानी के साथ, एल्कोहल के साथ। बाकी तो देखो रिएजेंट चेंज होते रहेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक तो यही है। ये सब के सब रिएक्शन बच्चों आप किसके साथ कर सकते हो? ट्रिपल बॉन्ड के साथ कर सकते हो, सभी की सभी रिएक्शन। तो देखो कैसे करानी है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, थोड़ा ये रब कर दो इधर साइड से। मैंने वहाँ पे डबल बॉन्ड ले रखा है ना, तो यहाँ पे मैंने देखो इस बार क्या ले लिया? ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, एल्काइन ले लिया ऐसे करके। बराबर है। आप मुझे बताते जाना क्या किया जाए। मैंने वहाँ पे HX ले रखा है, यहाँ पे भी मैंने HX लिया, HXH+। बोलो क्या करें? सबसे पहले उसमें क्या करते थे? तो बोले X को जोड़ देता था मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो पहले डबल था तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें तो क्या है? इसमें तो ट्रिपल है। तो ट्रिपल है तो पहले क्या होगा? तो बोलेंगे पहले एक जुड़ेगा, तो किस कार्बन पे? इस कार्बन पे, X इस कार्बन पे और H इस कार्बन पे। तो X जुड़ गया। अब डबल बॉन्ड और CH2। HX की आपके पास कमी नहीं होती है, तो बोलेगा तो डबल बॉन्ड भी तो सर रिएक्शन करता है ना। तो हाँ,
मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बताओ इधर कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा या फिर इस साइड, इस साइड। उसका रीज़न क्या रहेगा कि अगर ये एक्स लिखा रहेगा तो उसे बैक बॉन्डिंग वाला सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, इसलिए यहीं पे स्टेबल कार्बोकेटाइन है और यहीं पे अपन आने वाला एक एक्स को और जोड़ देंगे। इसका मतलब अपन को 2 बार जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो एक ही कार्बन पे एक्स लग जाएगा 2 बार। तो देखो एक्स एक्स और CH3। तो इसमें इस टाइप के जो हैलाइड्स होते हैं जिसमें एक ही कार्बन पे 2 एक्स लिखे रहते हैं, उनको अपन बच्चों जेमिनल डाई हैलाइड्स बोलते हैं। तो जेमिनल मिला या नहीं मिला? ओके। अब देखो दूसरी रिएक्शन, इधर कौन है? पानी। तो पानी है तो जैसे H2 के साथ रिएक्शन कराई मैंने, H2OH+, इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। यहाँ पे मैं H2H+ लिखूँ, चाहे मैं डाइल्यूट H2SO4 लिखूं, भाई पानी वाला केस लेना है एसिडिक मीडियम में, चाहे डाइल्यूट H3PO4 लिखूं, कुछ भी ऐसा जो H+ प्रोवाइड कर सके और मीडियम एसिडिक प्रोवाइड कर सके HCl, सब में क्या काम होना है? कार्बोकेटाइन इधर स्टेबल ज़्यादा तो बोलेंगे इधर पहला OH लगेगा, बाद में जैसे ही आपने एक OH लगाया तो डबल बॉन्ड रह गया यहाँ पे। तो जब ये डबल बॉन्ड रह गया तो फिर बाद में आपने क्या नोटिस किया कि सर डबल बॉन्ड भी तो आगे रिएक्शन करते हैं, तो इधर कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा या फिर इस साइड, तो बोलेंगे इस साइड। उसका रीज़न वही सेम बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट, तो बोले इधर ही जोड़ूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, देखो इधर एक OH लगाया, एक OH इधर लगाया और यहाँ पे CH3 कर दिया। लेकिन वो एक अलग बात है, कभी सर मैंने क्या नोटिस किया कि एक कार्बन पे सर 2 OH नहीं रहते, अपन बार बार बोलते हैं, तो कोई बात नहीं है, एक H2 का मॉलिक्यूल ऐसे फिर से निकल गया। तो जब ये H2 का मॉलिक्यूल निकल गया तो आपको ये फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा फिर? तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो यहाँ पे एसीटोन मिल गया, जो बनना होगा वो अपने आप बन जाएगा। आप जब भी ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन आती है तो आप डबल बॉन्ड से उसको कंपेयर कर सकते हो, है ना। मेरा ये कहने का मतलब है ये, जैसे एल्कोहल में बोलो तो बोले एल्कोहल में क्या होगा, तो यहाँ पे जब CH3OH लोगे आप, तो जैसे एक कार्बन पे आपने 2 OH लगाए हैं, वैसे एक कार्बन पे यहाँ कौन आ जाएगा? 2 OCH3 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 OCH3 आ जाएंगे। और बच्चों 2 OH नहीं रहते बट 2 OR रह सकते हैं और पॉसिबल भी है, और ये बनता है। आगे X2 वाला फंडा आया, तो X2 वाला फंडा आया तो उसमें क्या किया जाए? तो उसमें देखो जैसे कि मान लो मैंने बोला X2CCl4 वाला आया फंडा, है ना। तो 2 हेलोजन जाएंगे, चिपकेंगे। फाइनली आप क्या बनाना चाहोगे उसके साथ, कितने X लगाना चाहोगे? तो अगर मान लो मैंने पहले 2 X लगा के देखे, तो 2 X लगा के देखे तो X डबल बॉन्ड X, बाद में क्या नोटिस किया कि डबल बॉन्ड भी तो आगे रिएक्शन करता है ना X2 के साथ, तो फिर एक बार और लगा दो, तो आपने क्या मिला? X X और इधर CH2 X और X, सॉरी CH, ऐसे मिल जाएगा। 2 X 2 बार लगा दो। अब जैसे उसमें बताओ क्या होना चाहिए, कौन से वाले में? HOX वाले में क्या करोगे, क्या फंडा अपनाओगे? तो इसमें बताओ बीच वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा, तो बीच वाले पे तो मैंने OH लगा दिया, और पहले देखो पहले डबल बॉन्ड रह जाए, एक बार लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। इधर OH लगा दिया, इधर डबल बॉन्ड रह गया और इधर X लग गया, ऐसा हुआ होगा। डबल बॉन्ड भी तो सर रिएक्शन करता है ना, तो बोले मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कौन से कार्बन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा? इस वाले पे ज़्यादा, बैक बॉन्डिंग के कारण। तो अगर ऐसा है तो फिर इसी पे कार्बोकेटाइन टाइप बनेगा और इसी के ऊपर वो आने वाला एक न्यूक्लियोफाइल और जुड़ जाएगा। तो बोले कहने का मतलब 2 OH लग गए, और इसके ऊपर तो इसके ऊपर 2 X लग गए, ऐसे करके, है ना। अब क्या होगा? तो बोले एक कार्बन पे सर 2 OH पॉसिबल नहीं है, तो अगर एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं है तो फाइनल आप क्या आंसर लिखना चाहोगे? डबल बॉन्ड O CX X और इधर X, क्योंकि H2 फिर निकल जाएगा। कंपेयर कर पा रहे हो ऐसे? ओके। उसके बाद में, और पेरोक्साइड्स की रिएक्शन कभी बच्चों ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं कराते, है ना, कभी पॉसिबल ही नहीं होती है। अब अगर मान लो 2 रिएक्शन जो और रह गई है, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एक अपने ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, इसका रिएजेंट लेते हैं अपन, बराबर। यहाँ पे मान लो लिखा रहे HgOAc का होल ट्वाइस H2 लिखा रहे और NaBH4OH माइनस लिखा रहे, क्या करना चाहोगे? एक मान लो लिखा रहे B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF
एंड H2O2 OH माइनस, H2O2 OH माइनस। ये कौन सी है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं तीनों लिखता हूं, देखो B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, यहां मान लो लिखा रहे एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+, रिडक्शन वाली हो गई है। और डाइमराइजेशन वाले में कौन होता था? नीचे एरो के नीचे वाला कौन होता था? AgNO3। B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF AgNO3, ये लिखा रहता था। ट्राई करो दिखाएं। इसमें क्या करते थे? एल्कोहल बनाते थे, मतलब OH लगाते थे। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। तो मैंने एक बार लगाया, तो एक बार लगाया तो इधर OH आ गया, तो बोलेंगे एक बार OH लगाने से तो सर ये ऐसा बना, ये तो ये लो भाई OH, और मैंने इधर क्या बनाया? डबल बॉन्ड बनाया। लेकिन बाद में नोटिस किया कि डबल बॉन्ड तो सर रिएक्शन करते ही हैं, तो फिर से सोचा कार्बोकेटाइन किस साइड स्टेबल? तो इस साइड, तो एक OH और लगा दिया। तो फाइनली मेरे पास कुछ ऐसा मिला। लेकिन बाद में भी मैंने एक चीज़ और देखी, क्या कि सर एक कार्बन पे 2 OH नहीं रहते, तो फाइनली आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रहता है, तो एल्कोहल बन के वापस बाहर निकल गया होगा, सॉरी पानी बन के निकल गया होगा, बराबर है। इसमें क्या करते थे? एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग OH लगाते थे, मतलब इधर OH लगाऊं, लेकिन एक बार मैंने OH लगाया तो देखो CH डबल बॉन्ड CHOH लिखा। अब तो बोले एक बार और लगा दो। बाकी आप इसको दो तरीके से सोच सकते थे बच्चों, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि एक बार और लगा दो तो इधर ही आएगा OH, इस साइड कौन आएगा? H2 बन के बाहर निकल जाएगा। या तो ऐसे सोच लो, आंसर तो दोनों में सेम आएगा। अब आप सोच के रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसको ऐसे सोचा कि CH3 CH2 CH और इधर OH और इधर OH, बराबर है। एक कार्बन पे 2 OH रहते नहीं है, तो फाइनली ये क्या मिल जाएगा आपका? इसका आंसर क्या लिखोगे आप? तो CH3CH 2CH डबल बॉन्ड हो, ये उसका फाइनल आंसर है। या फिर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट ही बोल सकता था कि सर डबल बॉन्ड पे OH लिखा हुआ मतलब ये इनोल है, और इनोल सर स्टेबल ज़्यादा नहीं होता है, ये टोटोमेरिज्म करके कीटो में चला ही जाएगा। तो फाइनली बनना तो ये है, चाहे ऐसे सोचो, चाहे 2 बार करा के सोचो, चाहे इसको डायरेक्ट इसमें बना दो, ये अपने आप बन जाएगा। ये किसका रिएजेंट है? तो बोले ये है ऊपर वाली जो ये आपने रिएक्शन लिख रखी है, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और ये है हाइड्रोबोरेशन कौन सी? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन और हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन और रिडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। लेकिन अगर कराना हो तो कैसे कराओगे? तो कराना हो तो आपको याद है ना कि सबसे पहले क्या होता था? वो डबल बॉन्ड होता था ना, तो डबल बॉन्ड पे इधर H लग जाता था, रिडक्शन इधर ही होगा जिधर बोरोन चिपकता था। तो इसमें डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड बना के छोड़ देना बच्चों, ऐसे करके, ऐसी होगी रिएक्शन। बाद में अगर आपके पास एक्सिस में B2H6 और चला जा रहा है और चला जा रहा है, तो बाद में और इसका हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 CH3। इसमें क्या होता था? तो इसमें ऐसे रेडिकल बनता था ना, तो एक बार मैं रेडिकल बनाया, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH रेडिकल। अगर वो पहले से डबल होता तो इधर सिंगल आ जाता, लेकिन पहले से ट्रिपल है तो डबल बन के रह जाएगा। 2 रेडिकल को जोड़ दो, तो 2 रेडिकल को अगर आप जोड़ोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, CH डॉट डॉट मिलेंगे 2 बार करके, और ऐसा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन सभी बच्चों डबल बॉन्ड के जैसी होती है। एल्काइंस जो होते हैं हालांकि रिएक्टिव कम होते हैं, किसी प्रकार के रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड पे अगर कोई कार्बोकेटाइन आ गया, फिर रीअरेंजमेंट कौन सा टाइप का कार्बोकेटाइन करता है? इस टाइप का। ये जो है वो सैचुरेटेड वाला कार्बोकेटाइन इधर उधर घूमता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जैसे मान लो इसके ऊपर कार्बोकेटाइन आ गया मान लो, तो ये एक डबल बॉन्ड वाला कार्बोकेटाइन कभी रीअरेंज नहीं करता। सही बात है। तो ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड में जाना पड़ेगा, तो कार्बोकेटाइन इस टाइप का बनेगा। तो अपन बोलेंगे नो रीअरेंजमेंट। ट्रिपल बॉन्डों की रिएक्शन के अंदर कभी रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं होता कि ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट तो सिंगल में जाता नहीं है, पहले डबल बॉन्ड पे काम होता है, फिर बाद में उस सिंगल बॉन्ड की तरफ कन्वर्ट होता है। और जब ये प्रोसेस होती है तो पहले वो कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन तो डबल बॉन्ड के ऊपर ही बन जाएगा, और विच इज़ नॉट पॉसिबल कि उसका किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट हो जाए। क्लियर है? नोट डाउन करो इसे।
चलो बच्चों, अब अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली। अब अपन देख रहे हैं कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का सेकंड पार्ट है। दो ही टाइप के एडिशन रिएक्शन होती है, या तो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल तो किस पे जुड़ता है, या तो एल्कीन पे या एल्काइन पे। जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में ऐसा बोला जाएगा एडिशन रिएक्शन, बट कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक। तो एन रिएक्शन है ये कौन करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कौन करेगा, जो अपने आप को थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करता होगा। ये रिएक्शन बेसिकली बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड की है। ऐसे काम कार्बोनिल कंपाउंड ही कर सकता है। और जो कार्बोनिल कंपाउंड जब भी मैं बोलता हूँ ना, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलता हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दोनों को एक साथ बोलना होता है, तो अपन कार्बोनिल कंपाउंड बोल देंगे। तो कहने का मतलब ये क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। कौन शो करता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन शो करता है। कंसेप्ट बहुत इजी है इसका, देखो R1C डबल बॉन्ड O R2, ये मान लो कोई या तो ये एल्डिहाइड लेट सपोज, और या फिर दोनों में से एक हाइड्रोजन या फिर दोनों कार्बन हुए तो कीटोन, और एक तरफ हाइड्रोजन हुआ तो एल्डिहाइड हो जाएगा। इन जनरल अपने पास जो रिएजेंट होता है वो किस टाइप का होता है, ENU टाइप का होता है। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या सीन होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इस पे डेल्टा माइनस आता है और इस पे डेल्टा प्लस आता है। ये बात ठीक है। अब ये किसको अट्रैक्ट करेगा, डेल्टा प्लस है कार्बन पे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल टाइप ट्रीट करेगा। अट्रैक्ट इन दोनों में से किसको करेगा, ये इसमें एक E+ भी है और इसमें NU- भी है। ये न्यूक्लियोफाइल को बच्चों अट्रैक्ट करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करते हैं। अटैक करने से क्या हो जाता है, ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो इस कार्बन पे ही लग जाएगा। देखो कैसा दिखेगा, ये R1C न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और इधर R2 और ये ओपन हो गया O- करके, बराबर है। पहले कार्बन का बच्चों हाइब्रिड क्या था, जब ये ऐसा कार्बन था तो उसका हाइब्रिड था sp2। sp2 का मतलब है 120 डिग्री पे था ये, है ना। बाद में जब ये ऐसा हो गया तो उसका कार्बन का हाइब्रिड जो कैसा हो गया, वो हो गया sp3 109 डिग्री 28 मिनट पर। कभी भी कोई कार्बन है वो sp2 से sp3 में आना नहीं प्रीफर करता। उसका रीज़न क्या रहेगा, इसका रीज़न ये रहेगा कि देखो 120 पे अगर इतने दूर दूर है तो ठीक है, अगर आप उसको sp3 में लेके आ जाओगे तो फिर वो 109 पे आ जाएंगे, तो पास पास आ जाएंगे। पास पास आने से क्या होगा, उनमें रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कभी हो। इसका मतलब ये जो प्रोसेस होगी क्या बहुत ही फास्ट होगी क्या, नहीं, ये जो प्रोसेस होगी वो हमेशा स्लो प्रोसेस होगी। और कोई भी रिएक्शन की जो स्लो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बाद में क्या होना चाहिए बच्चों, अब जो सेकंड पार्ट है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल ये घूमता घूमता इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलना है भाई, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और इधर O के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। फाइनली बच्चों ENU जुड़ते तो दोनों ही है, जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पे जैसे HX है तो पहले H+ जुड़ा बाद में X- जुड़ा, जुड़ेंगे तो दोनों ही। लेकिन पहले RDS में कौन जुड़ेगा, कौन अट्रैक्ट होगा, रिएक्शन का नेम हमेशा स्टार्ट उसी से होगा। उसको अपन क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों बोलते थे भी, H+ पहले आया है, डबल बॉन्ड पे अटैक पहले किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने, वो उसकी RDS स्टेप थी, इसलिए अपने उसका नाम दिया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऐसा थोड़ी है उसमें न्यूक्लियोफाइल कभी जुड़ा ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में जुड़ रहा था। इसका नाम अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों लिखा कि ENU में पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, इलेक्ट्रोफाइल फास्ट स्टेप में ऐड हुआ है। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलेंगे वो तो धीरे धीरे तो मिलेंगे नहीं, बहुत ही फास्ट मिलेंगे। ओके, तो यहाँ समझ में आया कि वो इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रखा गया। रेट डिसाइड करनी हो तो रेट ऑफ AN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हो क्या रहा है बच्चों, इसमें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आगे अटैक कर रहा है, तो जब ये अटैक करेगा तो ये R1 और R2 जो है ये छोटे रहेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से दिक्कत आएगी, है ना। एक नंबर बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस पे जितना ज़्यादा डेल्टा प्लस होगा ना न्यूक्लियोफाइल उतना ही फास्ट अटैक करना चाहेगा। ओके,
तो डेल्टा प्लस मैं ज़्यादा कैसे क्रिएट करूँ? तो आप बोलेंगे सर इधर एक काम करो ना, कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन खींचे। तो इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अटैक करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस बात को मैं लिखूँ क्या? जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उनके ऊपर डेल्टा प्लस जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी डेफिनेटली रेट क्या होगी? ज़्यादा। तो रेट ऑफ AN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी रेट ज़्यादा होगी। इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिखो पास में। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड? तो कोई ऐसा ग्रुप जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो जिसकी वजह से कार्बन पे ज़्यादा डेल्टा प्लस आ पाए, उसे बोलेंगे अपनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा और उसकी रेट बढ़ जाएगी। एक बात और किस बात पे डिपेंड करेगी? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। एट C डबल बॉन्ड O, जो C डबल बॉन्ड O है वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए भाई। अगर वहां पे क्राउडिंग होगी तो फिर वो तो हालांकि अट्रैक्ट करना चाहेगा और वो जाने भी चाहेगा लेकिन वो जा नहीं पाएगा। उसका कारण क्या रहेगा? ये उनको दिक्कत करेंगे। तो स्टेरिक क्राउडिंग जितनी कम होगी, हिंड्रेंस जितनी कम होगी, उतनी रेट क्या होगी बच्चों? ज़्यादा हो जाएगी। ये बात ठीक है। इसी वजह से देखो एल्डिहाइड और कीटोन होता है, तो कीटोन और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है? एल्डिहाइड उनको बोला जाएगा जिसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा, ये बात तो कन्फर्म है CHO में, और कीटोन किसे बोलेंगे? दोनों तरफ कार्बन होगा। आपको मैंने बोला कि AN के रेस्पेक्ट में एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन, तो हमेशा एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में कम से कम एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा तो उस साइड से तो अटैक कर सकता है, और कीटोन में तो दोनों साइड कुछ ना कुछ तो लिखा ही रहेगा, तो उसके ऊपर अटैक होने की पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू एल्डिहाइड हमेशा कम होगी। तो इस बात को लिखो। क्या लिखना है आपको? एल्डिहाइड, जितने भी अपने पास एल्डिहाइड होंगे चाहे कोई भी ले लो, आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। कीटोन से बच्चों ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स AN। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात की जाए तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो रिएक्टिव ज़्यादा होंगे। इस बात को कर पाओगे? जैसे देखो, मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक फॉर्मल्डिहाइड है, इसका नाम भी लिखो नीचे, फॉर्मल्डिहाइड, और एक एसेटल्डिहाइड है, इसका नाम लिखो एसेटल्डिहाइड। बाद में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम लिखो, कौन है ये? कीटोन। उसके बाद में लिखो PH C डबल बॉन्ड OCH, इसका नाम होता है बच्चों बेंजल्डिहाइड, है ना? बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड। उसके बाद में ये D हो जाएगा। उसके बाद में लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O PH, इसका नाम है एसीटोफिनोन। कीटोन है ना ये, इसलिए ओन आएगा लास्ट में। ये हो जाएगा मेरे लिए E, और दोनों तरफ अगर मैं PH कर दूं ना तो उसका नाम होता है बेंजोफिनोन। ये मेरे लिए F हो गया, जिसका नाम मैं लिख रहा हूं बेंजोफिनोन। बराबर है। इन आपको 6 के 6 के बारे में मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि रेट किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है तो ज़्यादा किसके ऊपर पॉसिबिलिटी अटैक करने की? तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड एकमात्र ऐसा होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता दोनों साइड, इससे बढ़िया और अपने पास रिएक्टिव में कुछ नहीं हो सकता। तो रिएक्टिविटी और टुवर्ड्स AN किसकी ज़्यादा हो जाएगी? तो बोलेंगे A। बाद में बोलो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगी कीटोन से, तो ये बात मान के चलना। तो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, तो पहले तो ये 3 ही आएंगे, तो A, उसके बाद में B और उसके बाद में D। पहला तो ये काम कर लिया मैंने, है ना? PH की रिंग बड़ी होगी ना इस मिथाइल से, तो बाद में ये 3 कीटोन रह गए। तो इन 3 कीटोन में इसमें 2 मिथाइल है, इसमें एक मिथाइल एक PH है और इसमें 2 PH है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा C
उसके बाद में ई और उसके बाद में एफ, इस टाइप से कर लेंगे अपन, है ना। चलो तो एक और लिखो, मान लो ऐसा होता तो CCl3 C डबल बॉन्ड H, ये C है, ठीक है ना, CCl3 ऐसे करके, इसका नाम होता है बच्चों क्लोरल, ये क्लोरल है, ये क्लोरल। एक यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड H, इसको मैंने A नाम दिया, इसको B, और यहाँ पे मैंने लिखा ETC डबल बॉन्ड H। चलो तीनों की तीनों एल्डिहाइड है, चेक करके बताओ मुझे रेट किसकी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी AN के रेस्पेक्ट में। इन दोनों में तो बच्चों पता चल रहा है मुझे कि इस पे अटैक होना थोड़ा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज भाई इधर सर ET लिखा हुआ है, उधर ME लिखा हुआ है। ये बच्चों क्या लिखा हुआ है CCl3, तो ये तो सर -I लगाएगा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेगा और डेल्टा प्लस बहुत ज़्यादा कर देगा। क्लोरल जो होता है ना बच्चों बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कह सकते हैं अपन, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। चलो तो मैंने बच्चों बेंजिल एल्डिहाइड लिया, देखो ये बेंजिल एल्डिहाइड है, 4 बेंजिल एल्डिहाइड लिए, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लगा देता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ साइनाइड लगाया, यहाँ OMe लगाया, यहाँ पे Cl लगाया और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, और इनको नाम दे दिया मैंने ऐसे A B C D। ओके, रेट ऑफ AN आपको डिस्कस करना है, किसका AN रेट ज़्यादा होगा, मतलब आपसे वो ये पूछना चाहता है कि इस पे अटैक फास्ट होगा या इस पे या फिर इस पे या फिर इस पे, ऐसे कौन सा फास्ट होगा। तो सर वैसे तो हिंड्रेंस की तो कोई बात ही नहीं है कि ये तो सब इधर लगे हुए हैं, तो फिर किसके हिसाब से देखूं, तो फिर आप देखो कि डेल्टा प्लस किस पे ज़्यादा क्रिएट होगा, जिस पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अट्रैक्ट ज़्यादा होगा, है ना। इसका इफेक्ट बोलना बच्चों पैरा पे -M, इसका बोलना एक बार OMe का +M, Cl का बोलना +M -I, जिसमें डोमिनेट कौन सा होगा -I। आप क्या चाहोगे, किस टाइप के ग्रुप लगाना चाहोगे जिससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़े, खींचने वाले, है ना, जिससे डेल्टा प्लस बड़ा क्रिएट होगा उसमें। इसमें -M वाला ढूंढो पहले, तो बोले A, उसके बाद में C जो -I तो कर रहा है कम से कम, B वाला तो बच्चों कोई काम का नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों तो दे रहा है उल्टा, तो अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा उस न्यूक्लियोफाइल को और उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी का थोड़ा नॉलेज हुआ। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो जैसे काइनेटिक्स की बात करें तो रेट ऑफ AN इज डायरेक्टली या फिर इज इक्वल्स टू K इंटू स्लो स्टेप में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन कर रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी RDS में अटैक कर दिया, तो दो की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, किसकी, तो एक तो कार्बोनिल कंपाउंड की और एक न्यूक्लियोफाइल की। इसका मतलब आपने क्या देखा, यहाँ 1 आया, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2, और मोलिकुलरिटी की भी बात करूं तो कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर बोथ आर 2, किस रिएक्शन के लिए, AN रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गई बात। सभी में क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करो, O- बनाओ और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो, ये अपना फंडा रहना चाहिए। इसकी कुछ अपन रिएक्शन देखते हैं, देखो ना, इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शनें पढ़े, जैसे नंबर 1 रिएक्शन विथ HCN, एसिडिक मीडियम में होती है, वैसे ही वीक एसिड सही है इसलिए, है ना। कैसे करना होगा बताओ, अब आप मुझे सजेस्ट करते रहो, बस कंसेप्ट समझ आ गया कैसे करना है। R2 कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, यहाँ पे कौन है HCN, इसमें बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन H+, न्यूक्लियोफाइल कौन Cn-, पहले कौन अट्रैक्ट करेगा
Cn माइनस। क्यों कि ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन। तो पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, O माइनस। O माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल चिपक गया इस पे। तो फाइनल कंपाउंड बना दूँ R1, इसके ऊपर लग गया Cn, यहाँ पे क्या लग गया OH, और इधर R2 लिखा हुआ है ऐसे करके। आई बात समझ में। जैसे देखो मान लो H C डबल बॉन्ड H, 3 रिएक्शन पूछ रहा हूँ आपसे। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराओ HCN के साथ, ठीक है, या फिर पहले मैं इधर ही करा देता हूँ। मान लो इसकी रिएक्शन कराई गई HCN के साथ, क्या बनाओगे भाई, तो Cn माइनस आएगा, अटैक किया माइनस, और H यहाँ चिपक गया जाके, बराबर है। तो HC H इधर Cn और इधर कौन लगा रहेगा, OH। ऐसे कंपाउंड जिसमें साइनाइड और OH दोनों होते हैं कार्बन पे, उनका नाम होता है बच्चों साइनोहाइड्रीन। क्या नाम होता है इनका, साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन बनते हैं ऐसे, है ना भाई, कोई भी हो साइनोहाइड्रीन। तो चाहिए ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो ही साइनोहाइड्रीन बनेगा, कोई हो चाहे। जब कभी भी एक कार्बन पे OH और साइनाइड दोनों होते हैं तो उनका नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रीन। ये कौन था बच्चों, ये फॉर्मेल्डिहाइड था। इनके नाम याद रखना क्योंकि ज़्यादातर इनके नेम लिखे रहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, बराबर है। बाद में इसकी रिएक्शन मैंने आपको 3 करवाई। जैसे देखो मैंने बोला इसकी रिएक्शन मुझे बताओ H2PT के साथ क्या होगा। मैंने बोला कि इसकी रिएक्शन बताओ मुझे H2OH+ के साथ, है ना। इसकी रिएक्शन मुझे बताओ H2OH+ के साथ। एक बार कई बार मान लो ऐसा लिखा रहे पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और अगर मैंने बोला इसका नहीं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओ, तो व्हाट डू मीन बाय पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, देखते हैं, देखो ना। ये साइनाइड है ना बच्चों, साइनाइड। जैसे मान लो कोई साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब सीधी सी बात है कि आपको पानी के मॉलिक्यूल इसके चिपकाने हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, नाइट्रोजन की ज़्यादा, कार्बन की कम। और जो पानी का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 अपने पास पोल होते हैं, प्लस और माइनस। तो OH तो इस तरफ आ जाएगा और H इस तरफ आ जाएगा, ऐसे मैंने दिया। तो मैंने ऐसे बच्चों ऐसे तीनों के तीनों है, मान लो तो तीनों के तीनों है, तो ऑब्वियस है कि मैं तीनों के तीनों अगर ब्रेक करूँगा तो 3 मॉलिक्यूल देने पड़ेंगे ऐसे, OH OH H H, ऐसे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपने ऐसा किया ना तो ये एक कार्बन पे 3 OH आके लग जाएंगे, सही बात है, और साथ में NH3 निकल जाएगा। और एक कार्बन पे कभी 2 OH रहते नहीं है, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या पता चला, RC डबल बॉन्ड OH और NH3। मतलब ये आपने क्या कराया है, किस टाइप का हाइड्रोलिसिस कराया है। तो मैंने ये हाइड्रोलिसिस जो कराया है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया है, मतलब जितना पानी मॉलिक्यूल को चाहिए था मैंने उसको सफिशिएंट दिया। तो आपको कभी ना लिखा मिले ना या फिर लिखा हुआ मिले तो इनडायरेक्टली वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि अपन थोड़ा सा पानी दे, बराबर है। तो ये मैंने लिख दिया तो ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट है ना यही होता है। अभी आपको बोले सर हाइड्रोलिसिस कौन सा ही है, तो कौन सा मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर वो कौन सा है, वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब कुछ ना लिखा रहे तो आपको यही कंसिडर करना है। क्लियर है बात। पार्शियल का मतलब क्या है, अगर मान लो कंप्लीट करना है तो सीधी सी बात है, साइनाइड का क्या बना देना है, साइनाइड का बच्चों क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। ये बच्चों H2PT क्या करता है, आपको मैंने कभी बताया था कि H2PT वाला फंडा, इनका एक सीधा सा काम है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ना चिपक जाते हैं उनके जाके। इनकी रिएक्शन अपन आगे देखेंगे हाइड्रोकार्बन में, लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि चाहे कोई ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे कोई डबल बॉन्ड हो, कोई हो चाहे, और वो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड चाहे किसी के बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। इनकी रिएक्शन है जब H2PT के साथ कराते हैं तो ये हाइड्रोजन जा जाके चिपक जाते हैं और सिंगल बॉन्ड में सभी को कन्वर्ट कर देते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल है, क्या है। तो ये जो साइनाइड के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है ना उसको ये सिंगल में चेंज कर देगा, वैसे इसका ये काम रहेगा, है ना। आपको क्या मिलेगा, CH2NH2 मिल जाएगा।
अगर आप H2PT के साथ कराते हो। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि बच्चों आप एक मॉलिक्यूल कम दो, थोड़ा सा ही हाइड्रोलिसिस कराना है। अगर थोड़ा सा ही हाइड्रोलिसिस कराना है तो इस बार आपको 3 बार नहीं लगाना, आपको बच्चों 2 ही बार लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको 2 बार ही लगाना है तो फिर एक बॉन्ड तो रह गया, क्योंकि कंप्लीट ब्रेक हुआ ही नहीं, तो एक बॉन्ड तो रह गया। एक इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, एक OH इस पे और एक OH इस पे। बाद में ये नोटिस किया कि सर एक कार्बन पे 2 OH रहते नहीं है, तो फिर फाइनली क्या मिल जाएगा, ये कुछ ऐसा बन गया। और इसको शायद आप जानते होंगे, इसका नाम है एमाइड। इसका मतलब क्या आपको इस बात का याद रहेगा कि जब भी साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो रिएक्शन एमाइड पे रुक जाती है, और फाइनली और अगर मान लो फर्दर आपको हाइड्रोलिसिस कराना पड़े तो अटैक करके ये ऐसा नहीं रिएक्शन होती थी ना, फाइनली उसे क्या बना देगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस साइनाइड का क्या होता है, एमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आए बात समझ में? ऐसे अगर मान लो मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो ऐसे करते रहोगे, है ना। चलो दूसरा एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने इस बार CH3 कर दिया, तो ये कौन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होके ये कौन हो जाएगा, एसेटल्डिहाइड। कौन हो जाएगा ये, एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। HCN की रिएक्शन कराई, बनेगा साइनोहाइड्रीन, एसेटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रीन। H2PT के साथ कराया तो बोले कंपाउंड थोड़ी चेंज हो गए, बस चेंज कहाँ होगा, यहाँ पे CH3 आ गया, इधर कौन आ गया, CH3 आ गया, इधर कौन आ गया, CH3 आ गया। इसमें बच्चों एक ऐसी अपने पास कंपाउंड मिला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसेटल्डिहाइड वाले केस में लोगे तो ये वाला देखो, कायरल सेंटर भी है यहाँ पे, बराबर है। और इस ये जो है ना, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, वो तो सारे ही हैं। ये जो एसिड है ना, इस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है इसका, लैक्टिक एसिड। और इसका नाम है लैक्टामाइड, एमाइड है ना, इसलिए इसका नाम है लैक्टामाइड। और इसका कोई ऐसे पॉपुलर नेम नहीं है, IUPAC नेम आप बिल्कुल लिख सकते हो इसका, है ना। IUPAC नेम लिख लेना, कर लोगे ना IUPAC नेम अगर लिखने के लिए बोलूँ तो। क्या नेम लिखोगे बच्चों, IUPAC नेम लिखना हो तो इसका, तो बोले सर वो चेन वेन बनाना होता है ना, वो बना लेंगे ऐसे करके, है ना। बाद में सर एल्कोहल और एमीन में प्रायोरिटी एल्कोहल की ज़्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। बट 1 2 दोनों साइड से एक जैसा ही हो रहा है, तो फिर अपन चाहेंगे कि ये पास में पड़े ऐसा नाम लिख देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा सर 1 एमिनो 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे ऑल, ऐसे उसका नाम लिख देंगे। इज इट क्लियर? ओके, नोट डाउन करो इसे। ये लो बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए। आगे बात समझ में, ये डबल बॉन्ड है H2PT के साथ अभी बताया था ना क्या करना होता है ना। डबल बॉन्ड को आप चेक करना ना, क्या करना होगा, क्लोरीनेशन करना है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट जनरेट करना है। यहाँ पे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन समथिंग उसमें सबसे सही कौन सा होगा वो बनाना है। एक्वस KOH के साथ, SOCl2 के साथ, एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, HBr के साथ। बाद में ये बनेगा, बाद में आपको कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ 2 प्रोडक्ट मिलेंगे ना, वो कौन से होंगे। और अगर मैंने एनहाइड्रस HI लिया तो 2 कौन से होंगे, वो दोनों आपको बताने मुझे, है ना। ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। और बच्चों हो सकता है कल अपन रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं ना, तो एक दिन शायद और लगेगा, या फिर और एक मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।